बात करेंगे जैसे होम टैब की अगर बात करें तो ये सारे टूल्स में से आपको कुछ तो आते ही होंगे। लाइक जैसे ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आते होंगे, आपको बोल्ड कैसे करना है, साइज़ कैसे बड़ा छोटा करना है, ठीक है। इसी तरीके से अलाइनमेंट के अंदर ऑप्शंस हैं, रैप करना, मर्ज करना और टेक्स्ट को अलाइन करना। सिमिलर नंबर्स फॉर्मेट है। यहाँ पे जो हम इम्पोर्टेंट पार्ट है पहले उसको समझेंगे। ये सारे ऑप्शंस तो हम बीच में काम करते करते भी सीख सकते हैं डेली क्लासेस में। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर मान के चलो आपके किसी सेल के अंदर कुछ डेटा है, सपोज़ मान के चलो ये आपके पास में कुछ डेटा मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने डेटा कुछ कॉपी किया और यहाँ पे एक मैं न्यू बुक में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इस डेटा को पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस डेटा को कॉपी किया, सपोज़, ठीक है। क्या किया? कॉपी। शॉर्टकट पता ही है, Ctrl+C होता है, ठीक है। इसके बाद जब आप इसको पेस्ट करोगे, जैसे सपोज़ मैं इस जगह पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आपको। आप नॉर्मली जब अगर पेस्ट करते हो Ctrl+V दबाते हो तो नॉर्मल टेक्स्ट जैसा है वैसा ही पेस्ट हो जाएगा, इंक्लूडिंग फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब कलर्स वगैरह हो गया, बॉर्डर्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ पेस्ट हो जाती हैं। बट आप कुछ थोड़ा सा चेंजेस करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग पेस्ट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है पेस्ट। सिंपल पेस्ट करोगे तो नॉर्मल सारा डेटा है वो एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगा, है ना। उसमें जो भी कलर अप्लाई कर रखा है आपने या जो भी बॉर्डर लगा रखा है वो सारा फॉर्मेटिंग के साथ में पेस्ट हो जाएगा। बट कॉलम की जो विड्थ है वो पेस्ट नहीं होती। कॉलम की विड्थ आप देख रहे हो, हमें मैनुअली फिर इसको इंक्रीज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। जितना भी आपको जो करना है वो आप मैनुअली आप इंक्रीज़ करोगे। तो ये एक पहला पेस्ट का ऑप्शन था। दूसरा पेस्ट का ऑप्शन इसके अंदर अगर हम जाएं तो ये आता है फार्मूला। अगर आपने इस शीट के अंदर मतलब इस जो डेटा है इसके अंदर कोई भी फार्मूला लगा हुआ है वो केवल फार्मूले को पेस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेस्ट पे जाओ और पेस्ट फार्मूला, तो देखो केवल फार्मूले का मतलब ये नहीं है कि केवल उसके अंदर कोई फार्मूला लगाओ। मतलब आप किसी भी सेल पे जाओगे, फार्मूला बार में वो टेक्स्ट तो दिख ही रहा है ना, तो एटलीस्ट मतलब वो नॉर्मल टेक्स्ट भी एक फार्मूले की तरह यूज़ किया जाएगा और उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। आप देखो इसमें ना तो सेल की विड्थ इंक्रीज़ हुई, ना ही इसके अंदर कोई भी कलर वगैरह अप्लाई किया गया, ठीक है। ये सेकंड पेस्ट ऑप्शन था। सिमिलर ऐसे ही और भी पेस्ट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। फार्मूला के साथ साथ जैसे अभी मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे नंबर की फॉर्मेटिंग नहीं पेस्ट हो रही है। जस्ट लाइक जैसे मान के चलो इसको मैंने डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, इस पूरी सेल को, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, ये मैंने एक डॉलर अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको अगेन कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा और नॉर्मल अभी पेस्ट फार्मूला करता हूँ तो यहाँ पे देखो डॉलर का साइन आया है, अप्लाई हुआ है, नहीं हुआ ना। तो यही चीज़ है। अगर आप थर्ड ऑप्शंस पे जाओगे फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो फार्मूला के साथ साथ अगर नंबर में कोई फॉर्मेट्स वगैरह आपने लगा रखे हैं वो सारे फॉर्मेट अप्लाई कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सेकंड थर्ड ऑप्शन हो गया। इसी तरीके से और भी ऑप्शन है, लाइक जैसे कि केवल कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, सोर्स की फॉर्मेट को रखना है, बाकी का अंदर अगर कोई फार्मूला वगैरह आपने अप्लाई कर रखा है तो वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसका ये ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है नो बॉर्डर। आपका पेस्ट हो जाएगा बट बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे बॉर्डर था, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ। इसी तरह से और भी ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है कीप सोर्स कॉलम विथ। आपका एज इट इज़ रहेगा, जो कॉलम की विथ यहाँ पे है जितनी बड़ी उतनी ही कॉलम की विथ हर एक की ईच की वो उसी हिसाब से यहाँ पे पेस्ट करेगा। देखो जितना इस कॉलम की विथ है, अब कैसे पता लगेगा कॉलम विथ कितनी है? इस कॉलम को या सेल को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन आता है, आता है कॉलम विथ है 14.929 और सिमिलर इस सेल को आप सेलेक्ट करो, कॉलम विथ पे जाओगे तो 14.29 सेम विथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉलम की विथ सेम रखेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट पेस्ट ऑप्शन में देखते हैं तो ये आपका आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है जो आपका डेटा वर्टिकली कॉलम्स में रखा है, जस्ट लाइक कॉलम्स में हमारे क्या है, नेम्स हैं प्रोडक्ट के, कैटेगरीज़ हैं, स्टॉक्स हैं और लाइक आपका यूनिट प्राइस है। इसको क्या करेगा, जो नेम, कैटेगरी, स्टॉक, क्वांटिटी है वो रो में चली जाएंगी। यहाँ पे स्टॉक प्रोडक्ट नेम आएगा और सारे प्रोडक्ट नेम रो वाइज अरेंज हो जाएंगे। तो इसको हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब उसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज करना है डेटा का। तो यहाँ पे आप जाओगे ट्रांसपोज, तो देखो इसने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। जो प्रोडक्ट नेम है वो सारे रो में आ गए और कैटेगरीज जो है वो सारी रो में आ गई। पहले क्या थे, वो सब कॉलम वाइज अरेंज थे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ट्रांसपोज
कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट फीचर होता है पेस्ट का, ट्रांसपोज करना। और भी होते हैं, मतलब इसका काफ़ी यूज़ है। अगर आपको सडनली कभी ऐसा करना है, ट्रांसपोज करना है, तो कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट डेटा को सेलेक्ट करो, कॉपी करो और जहाँ पे भी पेस्ट करना है, पेस्ट करते समय बस ट्रांसपोज का यूज़ कर सकते हो। और आप जब पेस्ट करोगे तो पेस्ट के ऑप्शंस राइट क्लिक करके भी खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये भी आपके पास में ऑप्शंस हैं। इनको पेस्ट स्पेशल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, राइट क्लिक करोगे तो देखो लिखा है पेस्ट स्पेशल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे पेस्ट के स्पेशल ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके बाद एक ऑप्शन और आता है, ये है मर्ज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी हमने अप्लाई नहीं कर रखी है, अभी आगे बताऊंगा मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, तो इस ऑप्शन का आपको समझ में आएगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम करती है। पेस्ट वैल्यूज़, केवल वैल्यूज़ पेस्ट करनी है, मतलब एक तरह से जो टेक्स्ट है या जो भी उसमें नंबर्स हैं वो एज इट इज़ पेस्ट कर देगा, कोई फॉर्मेटिंग नहीं रहेगी। सिंपल आपको पेस्ट वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग, वैल्यूज़ के साथ साथ नंबर का फॉर्मेट लाइक डॉलर्स वगैरह इसमें अप्लाई कर दिए गए हैं, तो वो चाहिए। सिमिलर नेक्स्ट आपका ये आता है वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, वैल्यूज़ भी रखना है और सोर्स की फॉर्मेट जैसी है वैसे रखना है, वो भी आपको इस तरह से पेस्ट कर देगा। सिमिलर आपके पास में ये आता है फॉर्मेटिंग, केवल फॉर्मेट करना है आपको, उसके अंदर का डेटा कुछ भी नहीं कॉपी होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग पेस्ट कर देगा। सिमिलर नेक्स्ट ऑप्शन है पेस्ट लिंक। अब पेस्ट लिंक का क्या मतलब है कि जैसे सपोज़ ये डेटा जो है यहाँ पे जो हमने डेटा पेस्ट किया है वो यहाँ से पेस्ट किया है, मतलब इससे लिंक है। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँगा, लाइक जैसे कि मैं फर्नीचर की जगह पे मान के चल दो, मैंने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, हो गया। तो ये हो गया पेस्ट लिंक। ये भी बहुत ज़रूरत पड़ती है अगर आपको कहीं से डेटा उठाना है, आप चाहते हो कि ओरिजिनल डेटा सोर्स वही रहे, अगर वहाँ मैं कुछ चेंजेस करूँ तो वहाँ पे जहाँ हमने डेटा को कॉपी किया है वहाँ पे भी चेंजेस हो जाए। अगर आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हो और पेस्ट करते हो बिना सोर्स फॉर्मेटिंग के, ये लिंक के बिना, जस्ट लाइक मैंने ये नॉर्मल पेस्ट कर दिया, तो अब मैं अगर इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है, ठीक है, अगर मैं अब इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ तो देखो यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। तो ये पेस्ट लिंक का ऑप्शन आपके पास में ऑप्शन आता है, पेस्ट लिंक। इसी तरीके से आता है पेस्ट पिक्चर के फॉर्मेट में। अगर आप चाहते हो ये डेटा अभी टेबल के फॉर्मेट में है, अब अगर आपको एज अ पिक्चर के फॉर्मेट में चाहिए या कहीं पर भी यूज़ करना है इसको पिक्चर, तो आप यहाँ पर आओ पिक्चर, तो ये एक पिक्चर के फॉर्मेट में आपको दे देगा। ये एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर है, मतलब PNG जिसको हम कह सकते हैं, इसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। अब आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पर भेजना है या कहीं पर भी आपको देना है डायरेक्टली इस इमेज को। ये एक इमेज है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये पिक्चर जो है वो लिंक पिक्चर नहीं है। अब इसी में ही एक और ऑप्शन आता है, क्या ऑप्शन आता है कि आप यहाँ जाओगे, जस्ट लाइक मैंने पूरा सेलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट में जाओगे और ये आता है पेस्ट लिंक इमेज, लिंक्ड पिक्चर, ठीक है। अब ये क्या है, ये पिक्चर तो आ रही है यहाँ पे पेस्ट हो गई, बट ये लिंक है इससे। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँगा तो यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो दो ऑप्शन से, एक तो डायरेक्टली लिंक करना है डेटा को, तो वो डायरेक्ट आप कॉपी करके लिंक कर सकते हो, ठीक है, ये वाला। अगर आपको पिक्चर के फॉर्मेट में चाहिए लिंक तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे पेस्ट के ऑप्शन से आप रेगुलर अगर आप इनको यूज़ करोगे तो अब आपको हैबिट पता लगेगी किस तरह से इनको यूज़ करना है, ठीक है। तो कोशिश करो इनको भी यूज़ करने की, नहीं तो आपको अभी तक नॉर्मल पेस्ट पता था, सिंपली Ctrl+C Ctrl+V। तो यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पेस्ट करने के, आप इन सबको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बाकी के इन फीचर्स को अभी मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ। अब हम सीधे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। हमारे टॉपिक कुछ बीच बीच में मैं टिप्स वगैरह भी, अच्छा उससे पहले हम ये समझ लेते हैं रेफरेंसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, है ना। ये क्या चीज़ है आपको इसके बारे में समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इससे पहले किसी को पता है इसके बारे में? देखो यहाँ पे पहला टाइप होता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस, सबसे पहले रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस, ठीक है। देन सेकंड आता है एब्सोल्यूट, फिर देन मिक्स्ड रेफरेंस, ठीक है।
ये आपके तीन रेफरेंस होते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस, पहला रिलेटिव रेफरेंस, देन एब्सोल्यूट, देन मिक्स्ड रेफरेंस, ठीक है। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस होता क्या है, पहले रेफरेंस क्या होता है ये समझते हैं, है ना, उसके बाद एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड रेफरेंस की बात करते हैं। सपोज मान के चलो इस सेल में मैं कुछ नंबर लिख ले रहा हूँ 4 9 6 3 11, ठीक है 5। इस सेल में भी मैं कुछ नंबर्स लिख ले रहा हूँ, इस कॉलम में भी। ठीक है, ये एक सेल है, इस सेल का नेम आपको दिख रहा होगा, इस सेल नेम बॉक्स में क्या नेम है, R5। इस सेल को हम जो नेम दिया है वो क्या है, R5। इसको हम सेल एड्रेस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेल एड्रेस। अगर हमें सेल का एड्रेस या सेल का नेम पता करना है तो आप इस नेम बॉक्स में इसको देख सकते हो, या आप क्रॉस पॉइंट पे देख सकते हो, कॉलम अल्फ़ाबेट क्या है, रो मतलब R, और रो नंबर क्या है 5, तो R5 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर इस सेल का रेफरेंस क्या है, मतलब एड्रेस क्या है, S5। अगर मुझे यहाँ पर फार्मूला लगाना है, सपोज इस सेल में मैं यहाँ पर फार्मूला लगाना चाहता हूँ, इन दोनों को मैं क्या करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा तो फार्मूला मैं इक्वल्स टू से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस सेल का मैं रेफरेंस लूँगा, रेफरेंस का मतलब है कि मुझे इस सेल को यूज़ करना है, तो हम इसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस लिया मैंने, इस सेल का रेफरेंस क्या है, हमने किस सेल का रेफरेंस लिया है, R5, तो ऑटोमेटिक उस सेल का रेफरेंस नेम, मतलब यहाँ पे सेल रेफरेंस आ जाएगा, मीन्स सेल का नेम आ जाएगा, ठीक है। तो हम सेल एड्रेस भी बोल सकते हैं, सेल नेम भी बोल सकते हैं, सेल रेफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, तीनों नेम से कॉल कर सकते हैं। R5, फिर उसके बाद देन मल्टीप्लाई ऑपरेटर, देन दूसरा सेल का है हमारा ये वाला, इसका नाम है S5। तो R5 और S5 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब देन एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 6 आ गया, क्योंकि 2 × 3 क्या हो गया, 6 हो गया। सिमिलर अब मैं अगर नीचे वाली सेल में भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो सेम इन दोनों सेल का ही तो रेफरेंस लूँगा। तो यहाँ पे अगर हम नीचे तक सभी में फार्मूला लगाऊँ तो क्या चेंज हो रहा है और क्या नहीं चेंज हो रहा है ये बताओ। अगर आप फोकस करो तो कॉलम सेम रहेगा, R कॉलम, ठीक है। इस सेल के अंदर अगर मैं फार्मूला लगाता हूँ इधर, तो यहाँ पे सारे कॉलम्स में से कॉलम सभी का कॉमन है R, और इसमें भी कॉलम सभी का कॉमन है S, बस चेंज क्या हो रहा है, रो नंबर चेंज हो रहा है। तो हम जो रेफरेंस ले रहे हैं उसमें रो नंबर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक फिल हैंडल आता है, प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा, जब आप किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्लस का एक साइन आता है बॉटम राइट कॉर्नर में, इस प्लस साइन को हम बोलते हैं फिल हैंडल, ठीक है, या फिल टूल। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करते हुए ड्रैग करोगे तो ये ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस ले लेगा इसके सामने वाली सेल्स का। देखो अब मैं क्लिक करूँगा तो इसने इसका रेफरेंस लिया, इस पर क्लिक करूँगा तो इसने इसका रेफरेंस ले लिया, इसने इसका रेफरेंस ले लिया, इसने इन दोनों का रेफरेंस ले लिया, और देन इसमें R10 S10। अगर आप यहाँ पे सभी में फोकस करो, R और S कॉमन है, बस 5 रो नंबर है, फिर ठीक है, फिर इसमें देखो R और S कॉमन है, 6 रो नंबर हो गया, 7 8, है ना, इस तरह से चल रहा है। तो इस टाइप के रेफरेंस को बोलते हैं हम रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव का मतलब है कि यहाँ पे हमने इन दोनों से रिलेशन बना के यहाँ पे फार्मूला क्रिएट किया, सिमिलर इसने भी इन दोनों का रिलेशन बना के ही यहाँ पे फार्मूला क्रिएट किया है। तो इस टाइप के रेफरेंस को हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव मतलब एक दूसरे से रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं हम। नॉर्मल रेफरेंस जो होता है उसको हम रिलेटिव रेफरेंस ही बोलते हैं। जब भी हम किसी भी सेल के अंदर फार्मूला लगाते हैं और किसी भी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइप के रेफरेंस को हम केवल रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। अब मेन आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। वो क्या होता है समझते हैं पहले, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, जैसे सपोज मान के चलो मैंने इसका मल्टीप्लाई इससे ही करना है, यही सेम, ठीक है। अभी तक तो मैंने ड्रैग करा तो इसने क्या करा, इसका 4 × 6 24, ठीक है। सिमिलर 9 × 5 45, 6 × 10 60, 3 × 8 24, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूँगा फार्मूले में। बस चेंज क्या करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर ये जो S5 है, S5 क्या है, इस सेल का रेफरेंस है जो कि रिलेटिव रेफरेंस है। क्या है, रिलेटिव रेफरेंस। अब मैं इसके आगे डॉलर लगा देता हूँ, S के आगे डॉलर लगा दिया और 5 के आगे डॉलर लगा दिया। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, आपको ये डॉलर लगाना हो उससे क्या है, पहले तो मैं डॉलर लगा के दिखाता हूँ, फिर शॉर्टकट हम बाद में समझेंगे। मैंने S रो नंबर कॉलम अल्फ़ाबेट के आगे भी डॉलर प्रेस किया और साथ में रो नंबर के आगे भी डॉलर लगा दिया, ठीक है। अब देन एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब इस सेल में फार्मूला लगा हुआ है। अब मैं इसको अगर ड्रैग करूँगा तो ये ऑटोमेटिक फार्मूला लगा रहा है, बट अब कर क्या रहा है, अब इसमें ये 12 कैसे आया, कुछ आइडिया बताओ, कौन बताएगा मुझे, हैं? ये कैसे आया, ये आया
4 का इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 9 का 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 6 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 18, 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, 11 का 3 से किया तो 33, 5 का 3 से किया तो 15। मतलब यहाँ पे हमने फिक्स किया है, किसको फिक्स किया है, इस सेल को, इस सेल का इन सभी के साथ में रिलेशन है। बट ये क्या हो गई, ये एक एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि हम किसी की पोजीशन को फिक्स कर दें, वहाँ से उसको मूव नहीं करें, तो उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस कब क्रिएट किया जाता है, जब हम रो और कॉलम दोनों को फिक्स कर देते हैं, मतलब रो को भी फिक्स कर दें और कॉलम को भी। तो यहाँ पे देखो S5 है, इस वाली सेल में भी देखोगे S5 है, ये तो फिक्स नहीं है, R6 हो गया क्योंकि R5 ये था, R6 ये है। इस वाली सेल में भी देखो S5 है, ये लिया है डॉलर है, इसमें भी S5 है, इसमें भी S5 है, ठीक है, सभी में S5 यूज़ हो रहा है। S5 हर जगह फिक्स हो गया, लेकिन इस केस में S5 नहीं था, इधर S6 हो गया था, देख रहे हो, S6 देन S7। तो यहाँ पे जो हमने दोनों रेफरेंस लिए थे सेल के, वो दोनों रिलेटिव थे। यहाँ पे हमने एक रिलेटिव लिया और एक को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, जिसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस का काम यही होता है कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक सेल से दूसरे सेल के रिलेशन के साथ में आपको कोई भी फार्मूला क्रिएट करना है, तो उस जगह पे आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज़ करोगे। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में आपने क्या किया, यहाँ पे 3 वाली पोजीशन को फिक्स कर दिया, मतलब इस सेल को फिक्स कर दिया। और फिक्स कैसे करते हैं, हम डॉलर लगाते हैं। डॉलर का साइन हम एक तो कॉलम अल्फ़ाबेट के आगे लगाएंगे और रो के आगे लगाएंगे। अब यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि देखो कॉलम तो ऑलमोस्ट वैसे भी सेम है, हर जगह ऐसी है। अगर मैं फार्मूला लगा रहा हूँ तो यहाँ पे अभी R और S को ही तो हम यूज़ कर रहे हैं, तो R तो वैसे भी फिक्स है। देखो हर एक फार्मूले में आपको R और S दिख रहा है ना, ठीक है, इसमें भी आपको R और S दिख रहा है, इसमें भी आपको R और S दिख रहा है, इसमें भी RS है, ठीक है। इसमें भी हमारे अगर हम S के आगे से डॉलर हटा भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं इधर लगा देता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू लगाया, इसको सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया इसको। अब मैं केवल डॉलर लगा रहा हूँ 5 के आगे, किसके आगे लगा रहा हूँ, 5 के आगे, S के आगे नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि S तो वैसे ही फिक्स्ड है। क्योंकि हम अगर ड्रैग करते हैं तो ये कॉलम में से ही तो डेटा को यूज़ कर रहा है, रो को ही तो चेंज कर रहा है। तो देखो ये तब भी सेम रिजल्ट दे रहा है, ये जो दिया है हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा S तो वैसे ही फिक्स है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे S तो हर जगह है ना फिक्स, ठीक है। तो इसलिए हमने केवल और केवल रो को फिक्स किया। तो इस टाइप के रेफरेंस को बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड का मतलब है कि हम केवल या तो रो को एब्सोल्यूट कर रहे हैं या फिर कॉलम को एब्सोल्यूट कर रहे हैं। तो इस टाइप के रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रेफरेंस। तो ये आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस वो होता है जब हम कॉलम और रो दोनों की पोजीशन फिक्स करते हैं, उस टाइप के रेफरेंस को बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। जहाँ पे हम किसी एक की पोजीशन फिक्स करते हैं उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट मिक्स्ड रेफरेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। ये ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ऐसी ज़रूरत जैसे कि मैंने बताया, मुझे इन सब का मल्टीप्लाई इस पर्टिकुलर एक किसी कॉमन नंबर से करना है। तो अब मैं ड्रैग करूँगा, अगर मैंने रेफरेंस मतलब एब्सोल्यूट नहीं बनाया तो मैंने इसको ड्रैग किया था, तो ये एज अ रिलेटिव रेफरेंस की तरह काम कर रहा था ना, फिर दिक्कत हो जाती, ये इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, इसका इससे, तो ये दिक्कत हो गई यहाँ पे। बट मुझे चाहिए इन सभी नंबरों का इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, इन सभी नंबर्स का किससे, इससे या पर्टिकुलर किसी एक से। जैसे मुझे 5 से करना है सपोज, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल्स टू, इसको सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया इस 5 से। अब ये जो S7 है, अब S7 को मैं फिक्स करूँगा, तो S7 के बीच में क्लिक करके या तो दोनों तरफ आप डॉलर लगाओ, S के आगे और 7 के आगे, या इसका एक शॉर्टकट होता है वो है F4। आप F4 कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो दोनों जगह पे आपका डॉलर लग जाएगा, रो के आगे भी और कॉलम के आगे भी, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस क्रिएट करने के काम आता है। तो आप देखो ये सबका इसने 5 से मल्टीप्लाई करा, 2 × 5 10, 4 × 5 20, 9 × 5 45, 6 × 5 30। इस तरह से आपका सारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसने रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस। ये आपको पता होना चाहिए किस तरह से काम करता है ये, ठीक है। मिक्स का मतलब है हम किसी एक की पोजीशन फिक्स करते हैं, इवन या तो रो की या फिर कॉलम की। तो हमने यहाँ पे कॉलम तो वैसे भी फिक्स है S, तो मैंने कॉलम की पोजीशन ना फिक्स करके रो की पोजीशन फिक्स कर दी। तो आपको रिजल्ट देखो वही वाला दिया जो यहाँ पे दे रहा था, जो पहले मैंने अगर यहाँ लिया था, इसको मल्टीप्लाई किया इससे और S5 को फिक्स कर दिया था। क्या कर रहा था, S5 को फिक्स। अब मैं ड्रैग करूँगा तो सेम ही रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी S का यूज़ हुआ है कॉलम का, और S को मैंने पहले भी फिक्स करा, और यहाँ पे S को फिक्स नहीं किया, केवल 5 को फिक्स किया। अच्छा, अगर मैं अपोजिट कर दूँ, S5 की जगह पर S को फिक्स कर दूँ तो क्या रिजल्ट मिलेगा बताओ।
तो रिज़ल्ट मिलेगा हमें ये वाला, क्योंकि एस तो पहले से ही फिक्स है। एस को फिक्स करने से हमें कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यही रिज़ल्ट दिया कि नहीं दिया, क्योंकि रो चेंज हो रही है यहाँ पे। देखो एस फिक्स है, S6 हो गया यहाँ पे, S7, S8, ठीक है, S9, S10, ठीक है, इस तरह से चल रहा है। हमें फिक्स किसको करना है, उसके ऊपर फोकस करना है हमें, ठीक है। हमें यहाँ पे फिक्स किसको करना था, रो को, तो इसलिए हम रो के आगे डॉलर लगाएंगे, ना कि हम किसके आगे डॉलर लगाएंगे, कॉलम के आगे डॉलर लगाएंगे, ठीक है। तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपको क्या रिजल्ट चाहिए, उसके बेसिस पे आप उसको फिक्स करोगे, ठीक है। तो ये तीनों रेफरेंस थे, मिक्स, रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक हमने कवर कर लिया। थर्ड टॉपिक आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं कैसे काम करता है। जस्ट लाइक मैं एक कोई डेटा उठा लेता हूँ, यहाँ पे किसी का भी डेटा पड़ा हो, ठीक है। देखो अगर आपको सबसे पहली शीट पे जाना है तो आप एक एक करके ऐसे जाने की बजाय राइट क्लिक करोगे इस एरो के ऊपर, है ना, और ये सारे शीट नंबर ओपन कर देगा, ठीक है। सबसे पहली शीट पे आप सेलेक्ट करके ओके करोगे, डायरेक्ट आप वहाँ जंप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली किसी भी शीट पे जंप कर सकते हो इस तरह से। मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, और ये कॉपी करके मैं अपने नई वाली शीट पे जाता हूँ और वहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसमें से मैं अभी मर्ज हटा देता हूँ, ठीक है, जो भी मर्जिंग वगैरह है, इसको समझने के लिए, ठीक है, कैसे काम करता है ये मर्ज समझ लेते हैं। अब आप समझो, देखो जैसे कि मान के चलो यहाँ पे ये कुछ डेटा है छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इसमें कुछ नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं। तो इनमें अब आपको क्या चाहिए कि मैं इनको हाईलाइट करना चाहता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या होता है, हाईलाइट करने के लिए होता है। आपको कुछ भी हाईलाइट करना है, लाइक जैसे कि सेल को हाईलाइट करने के लिए सेल के अंदर कलर डालने हैं, सेल को का टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बॉर्डर लगाना है ना। तो इस टाइप का केवल लिमिटेड उसके ऊपर, जैसे कि आपको हाईलाइट तो करना है लेकिन आपकी कुछ कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पे आपको हाईलाइट करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हाईलाइट कर दो जो भी मन चाहे, आपकी कुछ कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पे आपको सेल को या आपको पूरी टेबल में कुछ भी चेंजेस करना है, तो वो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करोगे। तो इसका काफ़ी यूज़ होता है। यहाँ पे ये दिख रहा है ऑप्शंस आपको, स्टाइल होम के अंदर ही आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। काफ़ी एक्सेल में यूज़ होता है। अब जैसे मान के चलो मुझे इन सेल के अंदर वो सेल हाईलाइट करनी है जो टॉप है, मतलब टॉप 2 नंबर्स को हाईलाइट करना है। तो सबसे बड़े नंबर्स हैं, सबसे बड़ी वैल्यूज़ हैं, टॉप 2, ठीक है। तो उनको हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो अपनी पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लो जिसके अंदर आपको हाईलाइट करना है। तो मैंने टोटल को नहीं करूँगा क्योंकि टोटल तो वैसे ही सबसे बड़ा माना जाएगा। तो इन सबको सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। इसमें कई टाइप के हाईलाइटिंग रूल्स होते हैं, इनको रूल्स बोलते हैं, अपने अपने अलग अलग रूल्स। आप खुद का भी रूल क्रिएट कर सकते हो न्यू रूल पे जाके। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हाईलाइटिंग सेल्स रूल, ठीक है। अब इसमें आता है ग्रेटर देन। जैसे सपोज पहला वाला मैं चूज़ करता हूँ ग्रेटर देन, मुझे चाहिए जो 50,000 से ऊपर की वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करना है। किसको हाईलाइट करना है, जो 50,000 से ऊपर की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर मैंने अमाउंट डाला अपना 50,000, ठीक है, और ग्रेटर देन लगा हुआ है ना। तो 50,000 से ऊपर की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको मैं हाईलाइट किससे करना चाहता हूँ, लाइट रेड विद फिल, मतलब उसके अंदर जो कलर फिल होगा सेल का उसमें होगा लाइट रेड, और डार्क रेड से उसका टेक्स्ट का कलर होगा। तो ये मैं ले सकता हूँ, या मैं ले सकता हूँ येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, या ग्रीन फिल। देख रहे हो जो 50,000 से ऊपर है, ये 50,000 से ऊपर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये नहीं है, ये आपको हाईलाइट भी नहीं हो रही होंगी, देख रहे हो। तो इनको हाईलाइट नहीं करेगा। आप अपना खुद का कस्टम कलर वगैरह सेट करना चाहते हो तो कस्टम फॉर्मेट में जाके आपके पास में ये विंडो खुल जाएगी। आपको केवल कलर ही नहीं और भी चीज़ें चेंज कर सकते हो, लाइक जैसे कि आपको नंबर का फॉर्मेट चेंज करना है, उन्हीं का ही नंबर का फॉर्मेट चेंज करना है जो हाईलाइट हो रहे हैं। जैसे मैं उनको चाहता हूँ उनके आगे डॉलर लग के आ जाए या रुपीज़ का साइन आ जाए, तो वो भी कर सकते हो। जस्ट लाइक मैंने अभी रुपीज़ का साइन ले लिया अकाउंटिंग फॉर्मेट। साथ में उनका फॉन्ट भी चेंज करना चाहता हूँ, या उनको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, सपोज बोल्ड। इसके साथ साथ मैं उस पर बॉर्डर भी लगाना चाहता हूँ, आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर का कलर भी दे सकते हो आप, है ना, बॉर्डर का स्टाइल भी दे सकते हो। साथ में उसके अंदर सेल के अंदर मैं फिल करना चाहता हूँ ये येलो कलर, ठीक है, तो ये रखना चाहता हूँ। पैटर्न्स भी आप दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ओके करा तो देखो इसने उनको हाईलाइट कर दिया,
ये आपका खुद का इसमें कस्टम आपने कलर वगैरह फॉर्मेट आपने ले लिया है, वो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आप जो भी अमाउंट डालोगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मेट, ये फॉर्मेट पहले से प्री सेट है, प्री सेट मतलब पहले से ही बने हुए फॉर्मेट है, आप इनको यूज़ करना चाहो या आप कस्टम फॉर्मेट ले सकते हो। मैं 50,000 की जगह पे यहाँ पे अमाउंट भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक मैंने अमाउंट डाल दिया लाइक 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख से ऊपर केवल ये 4 ही वैल्यूज़ हैं, इनको ही हाईलाइट कर रहा है वो। तो आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेटर देन, हम अभी बात कर रहे हैं ग्रेटर देन याद रखना, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कर रहा है। अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, रीसेट करते हैं, देन आगे चलते हैं। लेस देन, आप किसी लेस देन वैल्यूज़ लाइक 50,000 से मैं छोटी वैल्यूज़ को देखूंगा तो उनको हाईलाइट करना है, तो उनको हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे बस आपको अपना फिगर डालना है, मीन्स अमाउंट डालना है, उसके अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट रूल अगर आप बात करें तो बिटवीन, आप एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर की वैल्यूज़ देखना चाहते हो, उनको हाईलाइट करना है। अभी मैंने केवल इतनी रेंज ली है, आप बड़ा डेटा भी ले सकते हो, आप पूरी टेबल भी ले सकते हो, बट टेबल की बात करें तो टेबल में यहाँ पे तो टेक्स्ट है ना, तो आप कोशिश करो कि ये वाले जो हाईलाइटिंग रूल्स हैं ये वैल्यूज़ पे काम करेंगे, ठीक है। कुछ हैं जैसे ये टेक्स्ट से रिलेटेड है तो ये टेक्स्ट पे भी काम करेगा। तो इस तरीके के कई सारे हाईलाइटिंग रूल्स हैं, लाइक जैसे मैंने बिटवीन बताया, तो आप बिटवीन को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जाओगे आप, यहाँ पर आपके पास में ये आता है बिटवीन, तो बिटवीन आप ट्राई करोगे तो आपको एक रेंज देनी पड़ेगी, स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ से कहाँ तक, उसके बीच के डेटा को आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास में एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे, इक्वल्स टू, एग्जैक्टली वही वैल्यू हाईलाइट करनी है। पर्टिकुलर आपके पास में बहुत बड़ा डेटा है, सपोज मान के चलो बिलियंस में है, आपको पर्टिकुलर एक नंबर को हाईलाइट करना है, तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। आप कहाँ ढूंढोगे इतने बड़े नंबर को, है ना। आप ढूंढोगे तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, अब एक एक करके कहाँ तक आप फिल्टर करोगे, देखोगे। तो इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ नहीं है हाईलाइटिंग सेल्स रूल से, कि आपको क्या करना है, हाईलाइटिंग सेल्स रूल पे जाओगे और यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू, एग्जैक्टली वही नंबर, जैसे मैंने डाला 35,520, ठीक है। तो देखो उसने उसको हाईलाइट कर दिया, तो ये सबसे सिंगल पर्टिकुलर उसी नंबर को हाईलाइट कर सकते हो। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन, आप मान के चलो इसके अंदर पर्टिकुलर उस टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो जिस टेक्स्ट में पर्टिकुलर आपका कोई भी वर्ड है, कोई भी अल्फ़ाबेट है, तो वो भी हाईलाइट। जैसे ये टेक्स्ट है, अब ये तो नंबर था, इसमें तो हाईलाइट करूँगा नहीं मैं। अब यहाँ पे चलते हैं और मैंने इसको टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ जहाँ पे गर्ग है, तो गर्ग को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे उसको हाईलाइट करना है जिसमें लिखा है साया, ठीक है, तो साया फुटवियर वाला यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, पर्टिकुलर वर्ड को या किसी सेंटेंस को। यहाँ पे पूरा आप टाइप करोगे टेक्स्ट और वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। एक सिंगल वर्ड भी लिख दो अगर वो मिल जाता है उसके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग हाईलाइट कर देगा। आपके नीड के अकॉर्डिंग है ना, आपको क्या चाहिए, आपको पूरे वर्ड के अकॉर्डिंग ही वो पैराग्राफ में हो सकता है। साया के कई सारे होते हैं, बट एक फुटवियर होता है और एक मेंस वियर होता है, हो सकता है मेंस और वुमेंस वियर के हिसाब से चल रहा होता है, तो आप उस हिसाब से पूरा लिखते हैं ना। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर डेट, एक ये हो गया। अब होता है एक डेट अकरिंग, अब डेट आप यहाँ पे है बट ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा इसका रीज़न मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे सपोज़ मैंने आज की डेट लिखी, इसका फार्मूला तो आपको पता ही है, टुडेज़ डेट का इक्वल्स टू टुडे, बट मैं फार्मूले से यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल और कॉलन, ठीक है, कंट्रोल और कॉलन, ये आज की डेट देगा सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगा, फार्मूला बार में देख सकते हो। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये आज की डेट के अकॉर्डिंग आगे फिल करा है मैंने, याद रखना यहाँ पे प्लस साइन, तो ये एक सीरीज़। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा मूव, देखो तीनों में डिफरेंस है। माउस को बीच में क्लिक करता हूँ तो ये नियर बाय सेल्स को सेलेक्ट करेगा, आउटसाइड पर क्लिक करूँगा तो ये सेल को ड्रैग करके आप कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन माउस के टॉप बॉटम राइट कॉर्नर पर क्लिक करूँगा तो चेंजेस दिखने को मिलेंगे। ये फिल करता है सेल को। तीनों के पॉइंटर का शेप डिज़ाइन अलग है, यहाँ पर ऐसा प्लस का साइन आ रहा है, बाउंड्री पर इस टाइप का प्लस का साइन आता है और बॉटम राइट कॉर्नर पर इस टाइप का प्लस का साइन आता है। तो तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ, ठीक है। प्लस के नाम क्या होते हैं? देखो इसको हम बोलते हैं सेलेक्ट टूल, ठीक है। सेलेक्ट करना है आपको, नियर बाय सेल्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसके जो बाउंड्री पे आते हैं इसको हम बोलते हैं मूव टूल, ठीक है। मूव करने के लिए इसको सेल को आप मूव करा सकते हो कहीं पे भी, जहाँ पे भी। अब ये एक हाँ एक पॉइंट बढ़िया सा है, अच्छा रहा, इससे याद आ गया, ये एक एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं पॉइंट लिख देता हूँ आपको, जो कि हम अभी पढ़ेंगे एरर्स, ठीक है।
एरर्स इन एक्सेल, ठीक है। ये बहुत बढ़िया टॉपिक था, मिस हो गया। तो ये एरर्स है, ये पहली एरर है। पहली एरर क्या है, इसका काम क्या होता है कि अगर आपका सेल के अंदर जो डेटा है, मतलब नंबर है कोई भी, वो अगर किसी सेल में फिट नहीं हो पाता, उस सेल की विड्थ एक्सीड कर जाती है, मतलब विड्थ से एक्सीड कर जाता है, केवल नंबर के फॉर्मेट में ही होता है, नंबर के केस में, ठीक है। तो उस केस में ये हैश जनरेट कर देता है। तो आप इसको कैसे करोगे, इसको बड़ा करोगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपकी ये सेल के विड्थ में फिट नहीं हो पा रहा तो वो हैश एरर देगा। ये पहली टाइप की एरर है, याद रखना। इस तरह से और भी एरर होती है, मैं लिस्ट भी दूंगा, अभी बता दूंगा, ठीक है। हम बात कर रहे थे क्या, डेट की। तो ये दूसरा जो टूल है इसको हम बोलते हैं मूव टूल। इसके बाद ये बॉटम राइट कॉर्नर पर ही दिखेगा, केवल ऐसा साइन प्लस का, ना तो यहाँ पे दिखेगा ना ही यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे, टॉप मतलब टॉप लेफ्ट और टॉप है ना राइट, बॉटम लेफ्ट, कहीं पे भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। इसको बोलते हैं फिल टूल। फिल का काम होता है या तो डाउन जाएगा या राइट जाएगा या अप या लेफ्ट, डायगोनली नहीं जा सकते आप। तो ये फिल करता है, जो भी सीरीज आपको बनानी है उसके अकॉर्डिंग फिल करेगा। अभी हमें अगर लेफ्ट जाएंगे तो ये पीछे की डेट देगा। देखो, हाँ पीछे की देगा, बिल्कुल देगा पीछे की। अब ये फिल नहीं हो पा रहा ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ये पीछे की बैक देगा। इसको हम देखो, मैं थोड़ा सा बीच में रखता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसके ऊपर चलूँगा तो ये सबसे बढ़िया है। देखो एक्सेल के अंदर जैसे मैंने इसको ऊपर ड्रैग किया तो ये पिछली डेट दे दी है ना, पीछे की डेट। अगर मैं नीचे जाऊँगा, इसको यहाँ पे एक सिंगल सेल को भी सेलेक्ट करके कर सकते हो। थोड़ा सा हमें पैटर्न को समझना पड़ेगा। अभी मैं फिल को बताऊँगा आपको, बट अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से राइट में भी जा सकते हो। तो मैंने थोड़ी सी पीछे की डेट ले ली और थोड़ी सी आगे की डेट ले ली थी, ठीक है। अभी इसके बाद अभी हम फिल पे भी पहुंचेंगे, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे इस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये नवंबर मंथ ही है, दिसंबर है, इसको थोड़ा सा और आगे ले सकते हैं, जनवरी तक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अब मैं पूरा डेटा नीचे तक एक बार में सेलेक्ट करना है। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट, और देखो शिफ्ट दबा के डाउन एरो जाओगे तो एक एक करके सेलेक्ट होगा। डायरेक्ट आपको नीचे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन, तो डायरेक्ट पूरा नीचे तक का एक बार में सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है सेलेक्ट करने का। अब यहाँ पे हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। एक हाईलाइटिंग रह गया, वो है आपका डेट अकरिंग, दिख रहा है। अब डेट अकरिंग पे जाओगे आप तो इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे एक विंडो खुलेगी, इसमें आपका आ रहा है यस्टरडे। आज डेट क्या है, 13 दिसंबर है, ठीक है। आपको यस्टरडे को हाईलाइट करना है तो यस्टरडे, और जो भी कलर वगैरह लेना है वो हाईलाइट कर देगा 12 दिसंबर, ठीक है। यस्टरडे से पहले टुडे, आज को हाईलाइट करना है। टुमारो, लास्ट वीक, इन द लास्ट 7 डेज, 7 डेज में जो हुआ वो। लास्ट वीक की बात करें तो अभी तो वीक जो चल रहा है वो ख़त्म नहीं हुआ ना, आज सैटरडे है, ऑफ कंप्लीट होगा, है ना। फिर उसके बाद दिस वीक, इस वीक को हाईलाइट करना है। नेक्स्ट वीक को हाईलाइट करना है। इसी तरीके से लास्ट मंथ, पिछले मंथ का तो कुछ है ही नहीं क्योंकि दिसंबर है, इससे पहले नवंबर का था। दिस मंथ, इस पूरे मंथ को इसने हाईलाइट कर दिया होगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट मंथ को करेंगे तो देखो नेक्स्ट मंथ को हाईलाइट कर दिया इसने, ठीक है, जनवरी को। तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो डेट को, बट ये करंट डेट के अकॉर्डिंग पोजीशन चलाता है। और वहाँ पर जो थी हमारे पास जो डेट्स थी ये सारी 2017 की है, तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो सकता पॉसिबल, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। वहाँ पे एक लिस्ट आ रही है, वो वाला काम जो चाहते हो कि आप इनमें से किसी को हाईलाइट करना है कि नहीं मुझे इसमें से ही पर्टिकुलर किसी डेट को हाईलाइट करना है, तो इसके लिए भी मैं बताऊँगा आगे। इनके अपना खुद का रूल बनाना पड़ेगा, यहाँ पर न्यू रूल वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला रूल तो समझ में आ गया ना आपको। यहाँ पर डेट अकरिंग का डुप्लीकेट वैल्यूज़ आपको हाईलाइट करनी है, सपोज़ डिलीट करना हो या हाईलाइट करना हो। अभी हम हाईलाइट की बात कर रहे हैं। डिलीट करने का ऑप्शन डेटा में आता है, यहाँ पे ऑप्शन एक आता है, ये देखो ये लिखा है रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, अगर जिसने कर रखा है एक्सेल तो शायद याद हो, नहीं तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलते हैं, हाईलाइट और डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो यहाँ पे 2 डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, 18900 और 18900। तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट यूनिक वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है तो यूनिक हाईलाइट कर सकते हो, डुप्लीकेट हाईलाइट करना हो तो डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से टॉप एंड बॉटम, मान के चलो टॉप 10, अब ये ऑलरेडी टॉप 10 ही है, मतलब 10 ही आइटम्स हैं। अब इनमें टॉप 10 क्या देखोगे आप, इसके अकॉर्डिंग टॉप 2, टॉप 3 जो भी देखना है। जैसे मुझे टॉप 3 आइटम्स को हाईलाइट करना है तो जो भी सबसे 3 टॉप मोस्ट वैल्यूज़ होंगी उनको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप टॉप 10 परसेंटेजेस, अब यहाँ पे परसेंटेजेस में तो वैल्यू है नहीं, परसेंटेजेस में वैल्यू होती तो ये ऑटोमेटिक टॉप 10 टॉप 3 वैल्यूज़ को, परसेंटेजेस वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। इसी तरीके से बॉटम 10 परसेंटेजेस एवव एवरेज। अब देखो एक्सेल में एक बढ़िया चीज़ होती है कि अगर आपके पास में कोई रेंज ऑफ डेटा है, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, इसका आपको 3 चीज़ें पता करनी है, सम, एवरेज और काउंट,
क्या, सम, एवरेज और काउंट। तो उस डेटा को सेलेक्ट करो और नीचे ये ऑप्शन आएगा स्टेटस बार, यहाँ पे आपको एवरेज भी दिख रहा है, काउंट भी दिख रहा है और सम भी दिख रहा है। आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना, डायरेक्टली यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे इसका एवरेज कितना दिख रहा है, 10 लगभग आपका ये है 1,33,672, ठीक है। अब मुझे एवरेज से जो हायर वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करना है, तो एबव एवरेज, तो एबव एवरेज से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो कौन सी है, 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ हैं, ये हाईलाइट कर देगा, ठीक है। एवरेज से नीचे की वैल्यूज़, बिलो एवरेज वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है, तो बिलो एवरेज वैल्यूज़ को, तो एवरेज से जो भी बिलो एवरेज वैल्यूज़ हैं वो सब हाईलाइट हो रही हैं, ठीक है। तो 1 लाख के आसपास का एवरेज है, तो 1 लाख से ऊपर ये 4 ही हैं, 1 2 3 4 और छोटी बाकी की हैं, ठीक है। बिना सम की मतलब ऑलरेडी हाँ, ये अपने आप दे देता है ये नीचे इसके अंदर, ठीक है। अगर बिलो एवरेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हाँ, अगर आपको एवरेज निकाल के फिर चेक करना है, जो एवरेज से बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करना है, तो आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहाँ से हाईलाइट कर देता है। ये होते हैं डेटा बार्स बहुत बढ़िया है। यहाँ से आपको एक ग्राफ फॉर्मेट में कलर करके देगा। यहाँ पे आप जाओगे, जैसे ये आपको, अब इसमें ग्रेडियंट बार्स हैं और कुछ सॉलिड हैं। ये ग्रेडियंट मतलब कलर का फ्लो, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे डार्क ब्लू से लाइट वाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसे ये ग्रीन की तरफ, ये ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप, ठीक है। तो आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कलर चेंज हो रही है। और यहाँ पे आपका स्टैटिक कलर है जिसको हम सॉलिड फिल बोलते हैं, जो भी कलर लेना है। जस्ट लाइक मैंने ऐसे ये ले लिया, तो अब आप देखोगे उसका बार सबसे बड़ा होगा जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये सबसे फिल है पूरी तरीके से। तो सबसे छोटी वैल्यूज़ है उसका यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ सपोज, तो इसका बार बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 100 करता हूँ तो थोड़ा बहुत बार है, या मैंने मान के चलो 1000 ले लिया, 10,000, तो थोड़ा सा बार इस तरह से क्रिएट किया जाएगा। तो इस टाइप के आपको ग्राफ एनिमेशन अपने डेटा में क्रिएट करना है, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो इस तरह से बार से। ये भी कलर सेट ले सकते हो, ये वाला भी। अब इसमें क्या है, इसमें देखो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उनको ग्रीन से हाईलाइट किया गया है, ठीक है। सबसे लोएस्ट वैल्यू को रेड से हाईलाइट किया गया है और मिड वैल्यू को येलो से हाईलाइट किया है। जस्ट लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स, अगर आप ग्रीन में हो तो मतलब यू कैन गो, है ना। अगर आप येलो में हो तो वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, और रेड है तो मतलब डेंजर है। तो आप इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आप अपने कलर का फॉर्मेट, ज़रूरी नहीं है कि यही है, आप अपना खुद का भी रूल बना सकते हो। आपको लोअर वैल्यू को कैसे हाईलाइट करना है, हाईएस्ट वैल्यू को कैसे है। ये 2 कलर स्केल है, 3 कलर स्केल लोगे तो मिड वैल्यू भी आ जाएगी, उसमें कितनी मिनिमम मिड वैल्यू रखनी है, लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, कलर वगैरह। ये थोड़ा सा देखो, कुछ चीज़ें आप खुद से हिट एंड ट्रायल करोगे तब समझ में आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें पता ही लग जाएं। तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। ये आइकन सेट भी हैं, जैसे ये वाला मैंने ले लिया। देखो अभी यहाँ पे तो लिमिटेड वैल्यूज़ हैं। हाईएस्ट वैल्यू को ग्रीन से अप डायरेक्शन में डिनोट कर रखा है, लोएस्ट वैल्यू को रेड से डाउन डायरेक्शन में इंडिकेट कर रखा है। तो इस टाइप के आइकन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जो भी है यहाँ पे आपके पास में आता है, इसमें आइकन्स के सेट बहुत सारे हैं, आपको जो भी लेना है वो आप यूज़ कर सकते हो। ट्रैफिक सिग्नल है, रेटिंग्स है ना, आपके उस टाइप के सिग्नल्स भी हैं जो नेटवर्क सिग्नल्स होते हैं, जैसे भी आपको लेना है। ये आपका खुद का रूल है, न्यू रूल क्रिएट करोगे। इसके लिए मैं अभी आपको एक एग्जांपल में बताऊंगा, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया ना सेल्स फॉर्मेटिंग। ये टेबल का फॉर्मेट है, यहाँ पे कुछ ऐसा सच है नहीं। अगर आप खुद से कोई टेबल को फॉर्मेट करना चाहते हो, जस्ट लाइक मैंने इतना डेटा सेलेक्ट किया और इसको एक टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो जो भी आपकी टेबल फॉर्मेटिंग है वो आप लेके ओके कर दो, तो ये एक टेबल के फॉर्मेट में इसमें कन्वर्ट कर देगा। आपको खुद से फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ी, बस ये ईजी कर देता है, ठीक है। अब हमारे जो अलग फीचर्स हैं वो देख लेते हैं थोड़े से, ठीक है। ये 3 टॉपिक कवर हो गए हमारे, टाइप्स ऑफ रेफरेंस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, ये हमने कवर कर चुके। फिल ऑप्शन को थोड़ा सा मैंने हाईलाइट भी किया था, फिल क्या होता है, ठीक है, वो आपको मैं एक बार और हाईलाइट करा के दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक जैसे कि मैंने आज की डेट को यहाँ पर, जैसे मैंने सपोज़ यहाँ पर लिखा 1, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पूरे कॉलम को जनरल में फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने 1। अच्छा, एक चीज़ और देखो, एक्सेल का अपना एक खुद का कैलेंडर होता है। कैलेंडर मतलब डेट का कैलेंडर, ठीक है, जो कि आज अगर डेट है, क्या है, मैंने आज की डेट क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज की डेट है 13 दिसंबर 2025। तो ये जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसने डेट दे दी, आज सिस्टम की डेट। बट अगर मैं इसको एक फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ, जनरल फॉर्मेट, तो ये एक नंबर दे रहा है 46,004। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये कैसे दे रहा है, ये नंबर कैसे आया, इसके पीछे का लॉजिक कभी किसी ने समझा है?
कि ये नंबर कैसे आया या इसके पीछे। देखो एक्चुअली क्या होता है कि एक्सेल की खुद की अब कोई कैलेंडर डिज़ाइन किया जाता है तो कोई डेट तो होगी जिससे वो क्लास वो डेट मतलब वो कैलेंडर स्टार्ट किया गया होगा किसी न किसी एक पर्टिकुलर डेट से, है ना, और एंड भी करेंगे। अब एंड का तो अभी हम मोटिव नहीं जान रहे हैं, लेकिन मेन है कि स्टार्ट पर्टिकुलर एक डेट से हुआ वो कैलेंडर, चाहे कोई भी डेट हो। लाइक मान के चलो 1900 इसमें सबसे पहली डेट है जो थी सिस्टम की, वो है जैसे कि मैं इस सेल को अगर बड़ा करूं तो एक स्टार्टिंग में मैंने आपको अगर पढ़ाया हो या पता हो तो जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइन करता है, ठीक है, और अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो लेफ़्ट अलाइन करता है। ये तो डिफरेंस आपको पता है, ठीक है। अगर मैं कोई डेट भी लिखूँगा, ठीक है, 5/5/25, तो ये भी राइट अलाइन हो रही है, मतलब ये एक नंबर है, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट और नंबर में डिफरेंस तो आपको पता है कि नंबर बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट जाता है और टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट राइट जाता है, ठीक है। अब हम अगर इसमें देखें, मैं जैसे मान के चलूँ यहाँ पे कोई डेट लिखता हूँ कितनी पुरानी, ये एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मैंने ले ली, आज तो है क्या 13/12/2025, तो ये आज की डेट, मतलब ये एक्सेप्टेबल है। मतलब कैसे पता लगा ये एक्सेप्टेबल है? क्योंकि राइट गया है ना, तो ये नंबर फॉर्मेट में। अब मैं इसमें अगर लेता हूँ 1/1/1990, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, तो ये कैलेंडर, इसके कैलेंडर में ये डेट है, इसका मतलब। अब मैं लेता हूँ 1/1/1990 की जगह पर 1900, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, मतलब ये कैलेंडर में उसकी डेट होगी, है ना। अब मैं अगर यहाँ पे 1800 लेके देखूँ तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसके कैलेंडर से बाहर निकल गए हम, रेंज से बाहर हो गए, है ना। तो मतलब इसके कैलेंडर में ये डेट अवेलेबल ही नहीं है। तो आप वो कैसे पता करें लास्ट डेट अवेलेबल है कि नहीं, वो मुझे बताए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1/1/1900 ये लास्ट डेट है। इससे अगर मैं पहले की कोई डेट लेता हूँ, ये कैलेंडर की स्टार्टिंग डेट है एक्सेल के कैलेंडर की, ठीक है। अब ये अगर मान के चलो मैं 1900 की जगह पे क्या कहता हूँ, इससे पिछला ईयर कौन सा होगा? 1899 होगा ना, है ना। और ये क्या होगा? दिसंबर होगा, यही तो होगा। जनवरी से पहले दिसंबर ही तो आता है। और ये होगी 31, यही तो होगी। अब देखो 31 दिसंबर 1989 को मैं लेता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना। अगर मैं यहीं पे 1/1/1990 ले लेता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो डैट मीन्स कि ये स्टार्टिंग डेट है कैलेंडर की, ये तो पता लग गया आपको, है ना। और आज की डेट क्या है? अगर मैं आज की डेट लिखूँ तो वो क्या है? 13/12/2025, ठीक है। तो ये आज की डेट है, ये आज की डेट हो गई और ये कैलेंडर की स्टार्टिंग डेट है। अब मान के चलो कि मुझे जैसे मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1992, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ है मेरी और ये आज की डेट है। जैसे सपोज मान के चलो ये है हमारी 13/12/2025, ठीक है। अब मुझे इन दो डेट्स के बीच का डिफरेंस पता करना है, तो यहाँ पे मैं =2 का साइन लगाऊंगा, टुडेज डेट को सेलेक्ट करूँगा माइनस डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे अराउंड 12,051, मतलब मैं इतने दिन का हो चुका हूँ। अगर हम ईयर्स में काउंट करें तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गए, लेकिन इतने दिन के हो चुके हैं। तो ठीक है, ये एक डेट का डिफरेंस पता लगा हमारा। आज की डेट के हिसाब से ये डेट डिफरेंस कितना आ गया? दिस। अगर मैं सपोज यहाँ पे ले लूँ 10 दिसंबर 2025, तो 3 दिन का डिफरेंस आया। लेकिन पता है ना 10 तारीख से 13 तारीख तक 3 दिन हुए। ये तो सिंपली इजीली काउंट आपको दिख रहा है, लेकिन इतने बड़े टाइम पीरियड के बीच में नंबर्स का गैप थोड़ा सा आपको वेरीफाई करने में डिफरेंस पता लगेगा। लेकिन छोटी डेट्स पे बीच में वेरीफाई तो इजीली कर लिया आपने, 3 है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये आज की डेट है और ये है स्टार्टिंग ऑफ कैलेंडर। अगर मैं इसको डिफरेंस करूँ, सपोज आज की डेट में से माइनस करूँ, हमेशा प्रेजेंट डेट में से पास्ट डेट को माइनस करते हैं तभी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर मैं उल्टा करके दे दूंगा तो ये नेगेटिव रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो आपने इसको डिफरेंस किया तो ये कितना आया? 13,130। कितना आया? 13,130, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा? अब मैं अगर आज की डेट को, जो आज की डेट है, इसको सेलेक्ट करके मैं एक एज अ जनरल के फॉर्मेट में करता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड रुकना ज़रा। अच्छा, ये 1900, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 46। ये सबसे पहली डेट है ना कैलेंडर की, 1/1/1900, यही तो बताई थी मैंने अभी आपको, ठीक है। और ये आज की डेट है। इन दोनों का डिफरेंस करें तो हमारा कितना है? 46,003, मतलब 46,003 दिन हो गए, है ना। यही तो कुछ हुआ। और अगर मैं इसको आज की डेट को नॉर्मली मैं जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूँ, किस फॉर्मेट में कर दूँ? जनरल फॉर्मेट में। तो ये हमें कितना दे रहा है? 46,004 दिन,
तो ये कैसे आया, किसी भी डेट का, जैसे मैं कोई भी एक रैंडम डेट ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ कि 1/5/2022, ठीक है। अब मैं अगर इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा तो इससे आपको क्या पता लग रहा है बताओ? ये इससे आपको ये पता लग रहा है कि ये वो दिन है जो कैलेंडर की फर्स्ट डेट से लेकर अब तक के हैं। समझ में आ गया? तो ये आपको अगर कभी भी आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन में बैठते हो, कभी कभी आपको लग रहा है कि हमने लिखा डेट था और ये नंबर आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि बहुत से लोगों को इसका लॉजिक नहीं पता होता कि ये क्यों ऐसा नंबर क्यों दे रहा है डेट को। हाँ, तो ये है बेसिकली डेट के बीच का डिफरेंस। जो आज आपने डेट यूज़ की है और जो स्टार्टिंग डेट है कैलेंडर की 1900 उसके बीच का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको आज की इसको जनरल फॉर्मेट की जगह पे डेट फॉर्मेट में कहता हूँ, तो ये आज की डेट है और ये आपकी एक स्टार्टिंग डेट है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 46। और मैं अगर बिना उसके भी ये डिफरेंस देखना चाहूँ तो बस आज की डेट को सेलेक्ट करके जनरल फॉर्मेट कर दूँ तो ये डिफरेंस, ये 4 क्यों लिया है, क्योंकि उसने 1 को भी काउंट किया है, जो पहली डेट है उसको भी काउंट करेंगे तो एक एक्स्ट्रा दिन ऐड होके आएगा, है ना। तो इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसमें बोर तो नहीं हो रहा है कोई? ठीक है। अब मैं आपको फिल ऑप्शंस बताता हूँ बहुत बढ़िया से। क्या बोलते हैं? किसको? बॉर्डर का नाम है कौन सा बॉर्डर? ये बाउंडिंग बॉक्स, इसको हम बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर का बॉर्डर आ रहा है ना, इसके सेल के चारों, जब सेल को सेलेक्ट करते हैं उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं, बाकी सेल्स जो हैं वो इनएक्टिव हैं, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स आप याद रखना, ठीक है, ठीक है। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन आता है ये फिल ऑप्शन, ठीक है। अगर मैं इस फिल हैंडल जिसको हम बोलते हैं या फिल टूल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगा। यहाँ पे ड्रैग करते हुए इसकी डायरेक्शन केवल लिमिटेड है, या तो डाउन जा सकते हो या राइट जा सकते हो या लेफ़्ट या टॉप, ठीक है। डायगोनली मूव नहीं कर सकते, देखो ये जा नहीं रहा डायगोनली, ठीक है। तो मैं डाउन गया, तो अभी इसने फिल क्या किया, एक कॉपी कर दिया। अब इसके बाद ये फिल ऑप्शंस खुल जाते हैं, यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शंस बोलते हैं। यहाँ पे इसके पास ऑप्शन आ रहा है पहला कॉपी सेल्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आता है फिल सीरीज़, अगर मैं फिल सीरीज़ करता हूँ तो 1 2, इसके लिए एक सबसे बढ़िया फार्मूला है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ बीच में ही। ये आपका आता है सीक्वेंस। जैसे सपोज मान के चलो मुझे 1 से 100 तक के सारे नंबर्स चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं 1 लिखूँगा और उसके बाद ऐसे ड्रैग करूँगा क्या, फिर उसके बाद मैंने ड्रैग करा और फिर यहाँ जाके ड्रैग करने के बाद इसमें एक फिल ऑप्शंस खुलता है। रुको ज़रा, जैसे कि यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने इसको ड्रैग किया और इसके बाद फिल ऑप्शंस खुलेगा फिल सीरीज़। अब ये तो 10 तक आया, मुझे 100 तक चाहिए, तो ऐसे ड्रैग करना तो बहुत लंबा पॉसिबल हो जाएगा। उसके लिए एक फार्मूला है सीक्वेंस करके, ठीक है। क्या है? सीक्वेंस। और कितनी रोज़ चाहिए आपको? रोज़ ही तो चाहिए। आप डाउन जा रहे हो तो रोज़ ही तो चेंज हो रही है 1 2 3 के फॉर्मेट में, कॉलम तो सेम है, तो रोज़ पहला है। अगर आपको रोज़ में नहीं चाहिए, कॉलम्स चाहिए, तो कॉमा लगा के कॉलम्स से स्टार्ट कर सकते हो, बट रोज़ चाहिए। और कितनी चाहिए? 100। और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर करा, तो 1 से लेकर 100 तक एक पूरा सीक्वेंस क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। तो ये एक ईजी फॉर्मेट होता है सीक्वेंस क्रिएट करने का। इससे बढ़िया और कोई फॉर्मेट नहीं है, वैसे हैं 2-3 बट ये बेस्ट है, ठीक है। ये आपको जो सीक्वेंस का फार्मूला मिलेगा लेटेस्ट अपडेट्स में ही मिलेगा। हो सकता है शायद 23 24 तक में मिल जाए, लेकिन उससे पुराने वर्जन्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फार्मूलेज भी कुछ ऐसे हैं जो आपको नए हैं, जो आपको पुराने एक्सेल वर्जन में नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं फिल की बता रहा था, जैसे मैंने 1 लिखा और इस सेल को मैंने कुछ फॉर्मेट कर दिया, लाइक जैसे कि सपोज़ मैंने ये एक फॉर्मेटिंग यूज़ करी है, येलो, सॉरी, जस्ट लाइक ये ले लिया और इसको मैंने बोल्ड किया, बड़ा किया सेल को, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर का कलर भी यहाँ पे, ये सब तो आते ही होगा आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसको मैं थिक आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ पे एक बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करूँ, ठीक है, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे ये फिल कर रहा है एज इट इज़, जैसी फॉर्मेटिंग है, ठीक है। फॉर्मेटिंग के साथ में फिल कर रहा है। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं। फिल कॉपी की जगह पे कॉपी भी कर रहा है, अगर सीरीज़ करोगे तो सीरीज़ बना के दे देगा। अगर फिल फॉर्मेटिंग ओनली तो केवल फॉर्मेटिंग कॉपी करेगा, टेक्स्ट उसके अंदर का फॉर्मेट नहीं होगा। अगर फिल विदाउट फॉर्मेटिंग फिल कर देगा बट फॉर्मेट नहीं आएगा उसका, ठीक है। इसी तरीके से फ्लैश फिल होता है। ये फ्लैश फिल मैं बाद में बताऊँगा, आपका काफ़ी यूज़ होता है फ्लैश फिल। ये डेटा वैलिडेशन वाले इसमें जाएंगे हम, तो इसमें आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे डेटा में, ठीक है, जाओगे ये डेटा के अंदर, ठीक है। डेटा में ये ऑप्शन आता है फ्लैश फिल का, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है।
ये फ्लैश फिल, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फिल समझ में आया। ये अभी नंबर्स के साथ में है। अगर मैं नंबर्स की जगह पे यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, सपोज मैंने 1 लिया, अब 2 लिया, अब एक लोगे तो डायरेक्ट 1 1 1 कॉपी कर रहा है, फिर अंदर जाके आपको उसकी सीरीज़ चेंज करनी थी। अगर मैं 2 को लेके चेंज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक सीरीज़ बना के ही देगा, ठीक है। अगर मैं 3 भी ले सकता हूँ, 3 को भी सेलेक्ट करके कर सकते हो। अगर आप गैप देते हो जैसे लाइक 1 और 6, तो यहाँ पे कितने का गैप है, 5 का। अब मैं ड्रैग करूँगा तो ऑटोमेटिक आगे के नंबर्स 5 के गैप पे ही चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको शॉर्टकट्स ध्यान रखना है। आप जैसा पैटर्न बनाओगे वैसे ही आगे का पैटर्न्स क्रिएट होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप फार्मूले में अभी मैंने करके दिखाया था, वो फार्मूले में करते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने डेट लिखा, सपोज 1/1/2025, अब मैं इसको अगर सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगा तो ये डेट का फॉर्मेट सीरीज़ बना के देगा पूरी, ठीक है। अब ये आ रहा है क्या, मंथ डेट रिपीट हो रही है, और यहाँ पे अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, डेज़ रिपीट करने हैं तो डेज़ तो हैं ही, सिमिलर वीक डेज़ रिपीट करने हैं तो वीक डेज़ आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 और 5 6, मतलब एक तरह से 4 और 5 सैटरडे संडे को वो वीक डेज़ नहीं काउंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इंटरनेशनल कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये फिल मंथ्स आ जाएगा। फिल मंथ से आप क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4, देख रहे हो मंथ से जनवरी फरवरी। फिल ईयर्स करोगे तो ये ईयर्स आ जाएंगे, ठीक है। और फ्लैश फिल बाद का पार्ट है। तो ये सारे हमारे ऑप्शन हैं। अगर आप एक डेट के बाद दूसरी डेट ले लेते हो, मैंने जैसे यहाँ पे ले लिया 1 अप्रैल, ठीक है, 2025, तो यहाँ पे हमने कितने का गैप लिया है, 3 मंथ्स का। अब मैं ड्रैग करूँगा तो आगे के 3 मंथ्स के गैप पर ही ये आगे मूव करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या पैटर्न बनाते हो उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 25 और ये अगेन ले लेता हूँ 1/1/27, ठीक है, तो 2 ईयर्स का गैप लेके चल रहा हूँ, तो ये ईयर्स में ही चेंज लाएगा, बाकी मंथ और डेज सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये डेज़ में भी इस तरह से फिल ऑप्शन है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ये तो फिल की बात रही, जैसे लाइक मैंने लिखा इक्वल्स टू लगा के 5 - 3, तो ये क्या आंसर दे रहा है। अच्छा, इसको मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू 5 - 3, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट क्या दे रहा है, 2, क्या दे रहा है, 2 दिया है। दिखा, समझ में आया, नहीं आया, जल्दी बता दिया मैंने, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू, फार्मूला हमेशा इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है, 5 - 3 लिखा है, तो ये क्या दिया है, 2 दिया है। अब मैंने बिना इक्वल्स टू के 5 - 3 लिखा, तो क्या देगा हमें, ये एक नहीं देगा यार, ये हमें देगा एक डेट, और डेट क्या दी, 5 मार्च। क्यों दिया, क्योंकि जो डेट के सेपरेटर्स होते हैं, जो डेट में हम ईयर मंथ और डेज के बीच में जो सेपरेटर लेते हैं, वो तो या तो डैश होता है या ऑब्लिक होता है, मतलब ये वाला ऑब्लिक आपने यूज़ किया हुआ, या डॉट होता है, यही तो होते हैं सेपरेटर डेट्स के बीच में, है ना। तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है, वो समझ जाता है कि हम डेट 2 नंबर्स ले रहे हैं, अगर उनके बीच का सेपरेटर माइनस है तो वो एक डेट क्रिएट कर रहा है। वो क्या क्रिएट कर रहा है, डेट, अगर बिना इक्वल्स टू के यूज़ कर रहे हैं, बट वो डेट रेंज के अंदर होनी चाहिए। पता लगा मंथ होते हैं 12 और आप डाल दो 15, तो वो नहीं लेगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको, डेट का फॉर्मेट भी वो होना चाहिए। और 30 दिन होते हैं, दिन के अलावा आप 30 के अलावा 35 पे पहुंच गए या 40 पे, तो वो नहीं लेगा। तो अब मैं 5 - 3 - 25, हाँ, तो वो तो वैसे ही ले लेगा पूरी डेट, तब तो नहीं लेगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 2/12, तो ये 2 दिसंबर को काउंट कर लेगा, ठीक है, मान लेगा। तो समझ में आ गया किस तरह से चल रहा है ये। आपको इस तरह से शॉर्ट में डेट क्रिएट कर सकते हो जल्दी। आप हाइफन लगा के भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो हाइफन से भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये डेट्स के फॉर्मेट है। मे भी शायद डॉट में नहीं काम करे, मैंने चेक नहीं किया, एक बार देख सकते हो आप। तो डॉट में तो वो नहीं किया, क्योंकि वो नंबर समझ रहा है वो उसको, ठीक है। तो इसलिए डैश और हाइफन में काम कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से फार्मूला स्टार्ट हो जाता है, पता होगा आपको। मतलब माइनस फार्मूले में एज अ ऑपरेटर की तरह काम करता है, और डिवाइड भी फार्मूले में ऑपरेटर की तरह काम करता है, डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस, ये तो है ना। तो इसलिए तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे। मैं ये सारा डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको दे दूँगा, ध्यान रखना, ठीक है, टेंशन मत लो। आप सोचो कि हम यूज़ कैसे करेंगे, आप पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ और है छोटा सा, फिर हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं, है ना। तो वो क्या है कि मैं वॉइस तो बंद है ना, नहीं, देखो ये नहीं, मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, कहाँ गया। देखो कुछ टिप्स ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। अब तक तो ये थोड़े बहुत ऑप्शंस रहे फिल वगैरह के, अब कुछ मज़ेदार कुछ चीज़ें, शॉर्ट और फिल्टर, हम ये सारे टॉपिक्स हम बाद में बात करेंगे, कुछ बड़े टॉपिक्स हैं ये, है ना।
ये थोड़ा बहुत छोटा है, फिर भी बाकी के सब बड़े टॉपिक्स ही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान के चलो अगर आपको ये कुछ मैंने अलग से चीज़ें एक्सेल की कुछ टिप्स निकाली हैं या शॉर्टकट्स ऐसे कुछ हैं, और ऐसे फीचर्स जो हिडन होते हैं, आप लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं लोग, बट करना चाहिए। जैसे कि मान के चलो ये कुछ डेटा है, मुझे यहाँ पे डेटा फिल करना है किसी स्टूडेंट का या क्लाइंट का, लाइक उसका आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट, रेवेन्यू। तो आप क्या करोगे, ऐसे फिल करोगे, आईडी डाल दी, जैसे मैंने 1, नेम डाल दिया अमित, ठीक है, अमित शर्मा, ठीक है, इस तरह से डाल दिया, डेट डाल दी मैंने जस्ट लाइक 2/6, ठीक है, फिर सॉरी, ठीक है, इस तरह से रेवेन्यू मैंने कुछ भी डाल दिया सपोज़, ठीक है, तो ये अमाउंट डाल दिया। इस तरह से मैं अगली फिर फिल करूँगा, तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इस तरह से आप फिल करोगे, तो मैं चाहता हूँ कि इसको एज अ फॉर्म के फॉर्म में फिल करूँ, तो उसके लिए हमारे पास में एक शॉर्टकट होता है Alt+DO। अब DO, ये ऑल्ट वाले शॉर्टकट कौन से होते हैं, देखो जैसे अब अगर आप एक्सेल में मौजूद हो के ऑल्ट का कीवर्ड दबाओगे कीबोर्ड से, तो ये सारे हाईलाइट हो जाएंगे ऊपर शॉर्टकट सभी टैब के। तो यहाँ पे होम पे जाना है तो H प्रेस करना है, इंसर्ट पे जाना है तो N। तो अब मुझे क्या प्रेस करना है, Alt+D किसका शॉर्टकट है, देखो यहाँ पे, सॉरी सेकेंड, डी नहीं, और डेटा का शॉर्टकट था ना, अच्छा क्वेरीज खुल गया, Alt+DO नहीं है इसका, ये था इंसर्ट, अच्छा, हाँ देखो एक चीज़, इससे पहले Alt+DO से पहले इसमें है ना हमारा एक टैब, जैसे कोई टैब मिस हो जाता है ना, जैसे इसमें से अगर आपके मान के चलो इंसर्ट नहीं है, ड्रॉ नहीं है, कोई भी टैब आपको हटाना है या ऐड करना है, ये आते हैं ना ये टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, तो इनको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। वो कैसे, राइट क्लिक करोगे किसी भी टैब पे, ये आता है कस्टमाइज़ द रिबन। आप यहाँ पे जो भी टैब ऑप्शंस खुल जाएंगे, जो भी टैब आपको हटाना है या ऐड करना है। अब जैसे ये डेवलपर टैब है, ये बहुत अच्छा टैब है, ये आपके यूज़ करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ओके करते हैं हम इसको, तो ये एक डेवलपर टैब ऐड हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ये डेवलपर टैब, इसमें कुछ डेवलपर ऑप्शन है। डेवलपर का मतलब है कि कोडिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ वर्क होगा। इसमें हमारी जो कोडिंग यूज़ होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो है विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट की ही खुद की लैंग्वेज है, उसी में ही हमें बहुत सारी चीज़ें, ये मैक्रोज वगैरह हैं। मैं कुछ आपको लास्ट में मैक्रोज के बारे में बताऊंगा, आज नहीं, मतलब नेक्स्ट हम सैटरडे को दोबारा सेशन लेंगे, उसमें मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैं जो बताने वाला था Alt+D, ठीक है, यहाँ पे D का शॉर्टकट शायद डेवलपर में ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन आता है फॉर्म, इसमें फॉर्म का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया। इसका देखता हूँ कुछ, या तो मुझे लग रहा है वर्जन में या कुछ ना कुछ चेंजेस है। इस वाले टैब को मैं अभी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, चलो जब तक हम, देखो एक चीज़, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या है कि जैसे मान के चलो आप किसी भी कॉलम को स्ट्रेच करते हो, मैंने इसमें कुछ भी डेटा लिखा, ठीक है, अब ये डेटा अभी तक तो सेल में फिट है, अब नीचे वाले सेल में मैंने कुछ डेटा लिखा, ये अपनी सेल से बाहर चला गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को एक्स्ट्रा से स्ट्रेच करूँगा या डबल क्लिक करूँगा, फिर अगेन नेक्स्ट सेल में मैंने कुछ लिखा, वो और बाहर चला गया। तो इस तरह से आपका सेल में जो डेटा है वो बार बार एक्सीड करता जा रहा है, और फिर
बार बार आप कॉलम विड्थ को एक्सटेंड कर रहे हो, तो इस तरह से अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, आपको कॉलम की विड्थ को एक्सटेंड करना है। मैं चाहता हूँ कि ऑटो विड्थ पे चले जाए। ऑटो विड्थ मतलब मैं जैसे जैसे टेक्स्ट लिखता हूँ उसकी विड्थ अपने आप इंक्रीज़ होती जाए, तो उसका बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये शीट टैब है, ये वाला आपका जो शीट टैब है, इस पर राइट क्लिक करोगे आप। राइट क्लिक करके ये व्यू कोड आता है, ठीक है, व्यू कोड का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है, इस पर जाओगे। इसमें ये पूरी की पूरी कोडिंग की स्क्रिप्ट है, यहाँ पे आप पूरा अपना कोड लिख सकते हो। कोड मतलब जैसे VB स्क्रिप्ट है, ये लिखा है ऊपर विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट का। यहाँ पे विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है जिसमें आप पूरी कोड लिखोगे और उसको चेंज कर सकते हो। मतलब एक्सेल के अंदर जो भी फीचर्स हैं, उन फीचर्स के अंदर आपको कुछ भी चेंज करना है मैनुअली, है ना, जो एक्सेल आपको अलाउ नहीं करता उन फीचर्स को चेंज करने के लिए इन टूल्स के थ्रू। ये जो टूल्स आते हैं, ये आप अभी तक इन टूल्स के थ्रू तो फीचर्स यूज़ कर पा रहे हो, लेकिन बियॉन्ड द टूल्स आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स में जाना है और उनको चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास में ये पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट मोड आ जाता है। यहाँ पे आप उस शीट से रिलेटेड, जिस भी शीट से रिलेटेड स्क्रिप्ट लिखनी है, आप उस शीट को लिखोगे, यहाँ पर पूरी स्क्रिप्ट लिखोगे। स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको पहले लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, कौन सी लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, तब जाके आप स्क्रिप्ट लिखोगे। तो अब मैं करना क्या है, मैं जो बताना चाह रहा था, हम अपनी स्क्रिप्ट में एक कोड लिखेंगे बस। वो कोड क्या है, ये वाला, ये लिखना है कॉलम्स ऑटो फिट, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, व्यू कोड में जाता हूँ और यहाँ पे बस जनरल की जगह पे वर्कशीट चूज़ कर लूँगा अपनी वर्कशीट में। और यहाँ पे मैंने इसके प्राइवेट, ये पूरी एक स्क्रिप्ट है, हमें कैसे लिखनी है, इसके बीच में मैंने ये वाला एक फंक्शन, ये एक हमारा कॉलम जो है वो क्लास है और ये उसका एक फंक्शन है, मतलब ऑब्जेक्ट है। क्लास और ऑब्जेक्ट्स इस तरह से कॉन्सेप्ट चलते हैं। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लो, या सेव करना चाहते हो इस कोड को तो सेव कर सकते हो, क्लोज कर दो। अब मैं जो भी यहाँ पे लिखूँगा तो देखो ये ऑटोमेटिक फिट हो गई वैसे ही मेरे क्लिक करते ही। अब मैं जो भी इसमें लिखूँगा रहूँगा और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिक विड्थ बढ़ती आएगी, ठीक है। अब मैं कुछ भी माउस से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी लिखूँगा तो वो एंटर करते ही अपने आप विड्थ को इंक्रीज़ कर रहा है। तो इससे बढ़िया फीचर एक्सेल के अंदर नहीं मिलेगा आपको। आप मैनुअली करोगे बार बार हर एक सेल में जाके विड्थ को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, तो ये एक बहुत शॉर्टकट है। आपको बस एक बार सेट करना है। वो क्या करना है, राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाना है और यहाँ पर वर्कशीट को चूज़ करना है और ये प्राइवेट, सब डोमेन और एंड सब, इसके बीच में ये वाला टेक्स्ट कॉपी कर देना, ठीक है। ये इसको अभी समझने की काम नहीं है, क्योंकि मैं इसको समझाऊंगा तो पूरी लैंग्वेज डिस्क्राइब करनी पड़ेगी कि विजुअल बेसिक कैसे काम करती है, ठीक है। तो इनमें क्लास और ऑब्जेक्ट्स के रिलेशंस होते हैं सारे। कोड को फिर सेव करेंगे, रन नहीं करेंगे? हाँ, वो ऑटोमेटिक क्लोज करोगे, वो ऑटोमेटिक रन हो जाता है, ठीक है। वो इसी का ही पार्ट है ना, इस शीट से लिंक है। तो ये समझ में आ गया ऑटो फिट का। एक होता है सीक्वेंस फार्मूला, जो मैंने अभी आपको बताया, सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए 1 2 3, ठीक है। इसके बाद ये होता है जस्ट लाइक आपको ऐसा बटन बनाना है कुछ इस टाइप का, चेक बॉक्स बटन्स। तो ये थोड़े बहुत टूल्स हैं जो यूज़ करने हैं। जस्ट लाइक मुझे मान के चलो कि मैं जैसे इससे बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ रहे हैं नंबर्स, दिख रहे हैं आपको, इस टाइप का एनिमेशन छोटा सा, या आपको कोई चेक बॉक्स बनाना है या बटन पर क्लिक करके वो एक्शन परफॉर्म हो। तो ऐसे बहुत सारे एनिमेशंस होते हैं जो हम एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको यूज़ होंगे। वो कैसे, जस्ट लाइक मैंने मान के चलो ये कैसे बनाया है, जैसे मैं इस सेल पे, इस सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मतलब या मर्ज कर लेता हूँ, बड़ी हो गई। इस सेल पे ये ऐसा बटन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे जाएंगे। ये मैंने अभी एक डेवलपर टैब ओपन किया है ना, दिख रहा है ना आपको। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। तो ये डेवलपर टैब आपको दिख रहा है यहाँ से, ये वाला, इसमें जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जाने के बाद ये इंसर्ट का ऑप्शन आता है। पहले सेल पे क्लिक करना है या इंसर्ट पे डायरेक्ट चले जाना, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपको इस टाइप का कुछ लेना है, कॉम्बो बॉक्स, ये भी है आपके पास में, बटन, ठीक है। इस टाइप का आपको चेक बॉक्स लेना है, या ये लेना है आपको स्प्लिट बटन, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है लिस्ट बॉक्स, है ना। रिकॉर्डिंग का बटन लेना है, बटन ऑप्शन फ्रॉम कंट्रोल। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी मैं ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला दिखा है, ये स्पिन बटन। अब मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इस बॉक्स के अंदर, सेल के अंदर। ड्रॉ करने के बाद ये बटन तो बन गया मेरा। अब इस पर एक्शंस कैसे परफॉर्म किए जाए, इसके पीछे का जो एक्शन है वो राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, बटन के ऊपर, ये ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट कंट्रोल, ठीक है। तो फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको जिस सेल को लिंक करना है ना, इस मिनिमम वैल्यू, करंट वैल्यू, ये आप सेट कर सकते हो। इसको आप खुद मैनुअली चेंज करके देखना, पता लगेगा क्या डिफरेंस आ रहा है। नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, ठीक है। बाकी सेल लिंक पे जाओगे आप, जिस सेल को लिंक करना चाहते हो। जैसे कि मैं मान के चलो यहाँ पे एक सेल है, इसको लिंक करना चाहता हूँ और देन ओके करा। अब मैं आप इसमें वैल्यू पहले बाहर क्लिक करता हूँ। अब मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाऊँगा तो वहाँ पर वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, ठीक है, और घटाऊँगा तो वो वैल्यूज़ घटती जाएंगी, ठीक है। 0 से स्टार्ट करा था क्योंकि मिनिमम वैल्यू वहाँ 0 सेट की थी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इस टाइप का
टोगल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एनिमेशन होते हैं। इसके बारे में मैं कुछ आपको क्या कह सकते हैं, एक PDF फॉर्मेट में मैक्रोस के बारे में दूंगा, थोड़ा सा ट्राई भी करना। मैक्रोस क्या होते हैं ये एक मैं नेक्स्ट क्लास में अगर टाइम मिला तो उसमें बताऊंगा, नहीं तो उससे नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। मैक्रोस क्या होते हैं, मैक्रोस को कोडिंग के थ्रू ही किया जाता है, बट थोड़ा हाईलाइट कराऊंगा कैसे काम करना है। बाकी आपका पार्ट है आगे, आप उसको कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। इसे यूज जैसे कहाँ कर सकते हैं जो आपने इस्तेमाल किसका, किया? ये आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़ गई जहाँ पे काउंटर चाहिए, मैनुअली किसी को शीट दिए, वो वहाँ पे उसको बटन प्रोवाइड करा दिया, वो उस हिसाब से उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकता है, या चेक बॉक्स के हिसाब से प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह। तो वहाँ पे और भी टूल्स आप यूज़ कर सकते हो इनमें, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये यहाँ पे आप सोर्स कोड अपना लिख सकते हो, पूरा कोड है। XML लैंग्वेज भी यूज़ हो जाती है, XML भी एक टाइप की लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो वो भी यूज़ होती है। ये होता है ऑटोमेट सीरियल नंबर। देखो ये एक सीरियल नंबर है, इसके लिए फॉर्मूलेज पढ़ने पड़ेंगे थोड़े से आपको, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये वाला अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि मान के चलो कि मैंने इसमें कुछ भी लिखा सेल के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक इसका सीरियल नंबर दे दे रहा है ना। अब आप क्या करते, पहले मैनुअली लिखते फिर नंबर डालते। अब मैं इस सेल के अंदर बीच में लिस्ट में कहीं पे भी कुछ भी लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिक 5 नंबर दे रहा है ना। अगर मैं डिलीट कर दे रहा हूँ तो अभी कोई भी नंबर नहीं है, जहाँ पे भी लिखूंगा ऑटोमेटिक उसी नंबर को वो जनरेट करेगा उस लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये एक सीरियल लिस्ट मैंने क्रिएट करी है। ये कैसे क्रिएट करते हैं कि ऑटोमेटिक नंबर आ जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ जो हैं खास, बिल्कुल अलग ही लॉजिक दिखेगा आपको, देखने को नहीं मिलेगा ये। अब जैसे कि इसमें मैं किसी भी सेल पर क्लिक कर रहा हूँ, वो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो रही है, हाईलाइट कर रहा है, देख रहे हो ये इस तरह से। तो ये भी इस टाइप का भी एनिमेशन कैसे हम बना सकते हैं, मतलब इस टाइप का। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही है इसके पीछे, अभी जो मैंने बताई थी आपको होम के अंदर अपनी न्यू कंडीशनल फॉर्मेटिंग बनाई है मैंने, ठीक है। तो वो भी आप कैसे करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और थोड़ा सा कोड, इसके स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं, आप ट्राई करके देखना अगर आए आपको तो, ठीक है। फिर इस तरीके से कलर कोड ड्रॉप डाउन, जैसे कलर कोड में जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी है, नॉट कंप्लीट लिखता हूँ तो इसमें ये कलर आ गया, कंप्लीट लिखता हूँ तो इसमें ये कलर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इन प्रोग्रेस लिखता हूँ तो ये कलर आ गया। तो इस टाइप की मैंने कैसे एनिमेशन क्रिएट करा, तो इसके सारे स्टेप्स सब मैंने नीचे लिख रखे हैं। आप खुद से ट्राई करना, मुझसे पूछना, थोड़ा सा ट्राई खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बता रहा हूँ तो वो तो है ही, बाकी आप खुद से भी ट्राई करना, ये शीट मैं दे दूँगा, ठीक है। और भी हैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी मैंने आज जो क्लास में बताया, वो सारी चीज़ें मैंने बता रहा हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत कम चांसेस में आपको सीखने को मिलेंगी, कहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है, बिल्कुल ही अलग रहेंगी। तो आप ये, अब आपका टास्क क्या है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्लास तो यहीं पे ही फिनिश करते हैं। वो ये टास्क है कि आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है एरर्स इन एक्सेल, दिख रहा है एरर्स इन एक्सेल, एक्सेल की जितनी भी एरर्स हैं उनके बारे में पढ़ के आना है। वो कैसे मिलेगा, आजकल के तो बच्चे वैसे भी होशियार हैं और GPT का ऑप्शंस है ना। तो यहाँ पे डालोगे एरर्स इन एक्सेल, ठीक है। तो सबसे पहले गूगल AI अपने आप रिज़ल्ट दे देगा हमें, है ना। तो अब यहाँ पे बहुत सारे एरर्स आते हैं। अब वो एरर्स किस किस काम के होते हैं, देखो जैसे एक ये एरर है, ये एरर है, ये एरर है, ये है, ये है, ये वाली एरर तो अभी आई थी, है ना, देखा था ना। तो ऐसे बहुत सारे एरर के ऑप्शंस हैं, उनका क्या मतलब है, मेन मोटिव क्या है, क्यों जनरेट होती है। आपके सामने कभी भी आप शीट पे काम कर लो, कभी अचानक एरर आ जाती है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो एरर क्यों यूज़ हो रही है, उसका एक्चुअली रिजल्ट, मतलब ये एरर क्यों यहाँ पे आई है। आप पता नहीं आप क्या कहते हो, बहुत से लोग क्या कहते हैं, एक्सेल चला रहे हैं, कभी एरर आ गई, इग्नोर कर दिया, आगे बढ़ गए, हटाया, डिलीट, फिर नहीं आ रहा समझ में क्यों आ रहा। उस एरर्स को पढ़ना सीखो। देखो अच्छा मतलब अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको चीज़ों को डिटेल में अगर आप पढ़ते हो तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़े समय की बात है, स्टार्टिंग में अगर आप डिटेल में पढ़ लोगे तो आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस यही है, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में समझना पड़ेगा। मैं बस ये जो अगर कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो मुझे भूल जाता हूँ तो आप बता देना कि हाँ ये वाला टॉपिक है, ये मुझे समझा दो, तो मैं वो भी समझा दूँगा, ठीक है। बाकी ये वही सारे टॉपिक हैं जो सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो एक्सेल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। फिल ऑप्शंस मैंने अभी आपको बताए थे, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट एंड फिल्टर, एडवांस फिल्टर क्या होते हैं, टेबल रेंज क्या होता है, टेबल और रेंज में डिफरेंस क्या है, होता क्या है बेसिकली, डेटा टूल्स, डेटा वैलिडेशन, चार्ट्स, स्लाइसर, टाइमलाइन, पिवट टेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लास्ट के पूरे एक्सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक मैक्रोज भी है, मैक्रोज लेकिन थोड़ा सा MIS
कभी आपने सुना होगा MIS एग्जीक्यूटिव या MIS रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, जो है ना ज़रूरत पड़ती है बैंक्स में, या कुछ बैक एंड जो होते हैं, जो बैक एंड में काम करते हैं पीछे बैंक के। बैक एंड का मतलब ये होता है कि जो पीछे की प्रोसेसिंग संभालते हैं बैंक्स की या किसी भी कंपनी की, तो उनको बैक एंड डेवलपर भी होते हैं, बैक एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर भी होते हैं, ठीक है। तो MIS रिपोर्ट्स जनरली मैक्रोस के थ्रू हम क्रिएट करते हैं, वो थोड़ा मैं समझाऊंगा आपको। बाकी आप ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पिवोट पार्ट। पिवोट टेबल तो थोड़ी बहुत आती होगी, पिवोट चार्ट भी आता होगा, लेकिन ये दो ऑप्शन है, पावर पिवोट और पावर क्वेरी और एडवांस पिवोट फीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा एक सेशन, एक क्लास लूँगा मैं, इसमें आपको शायद हो सकता है 2 में ही जाएगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पूरे एक्सेल की रिपोर्ट, मतलब एक तरह से एक्सेल सारा इसी के ऊपर ही बेस्ड है एक तरह से। ये मान के चलो, आपको कहीं पे भी जाओगे किसी भी कंपनी में या किसी पे भी जॉब करने, तो इसके बिना आपका काम नहीं होगा। अगर कोई भी कंपनी है ये ज़रूर यूज़ कर रही होगी। और इसमें भी एडवांस अगर आपको अच्छे से आता है, पावर क्वेरी लगानी आती है, क्या होता है पावर पिवोट क्या होती है, ये सारी चीज़ें, तो ये सब यहाँ पे भी ऑप्शंस मिलते हैं। डेटा क्या होता है, ये टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको फार्मूले, तो देखो आजकल AI है, तो आप फार्मूले कुछ याद करो जो इम्पोर्टेंट है। सारे तो याद करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, केवल आप उन फार्मूलेस को याद करो जिसका यूज़ ज़्यादा होता है। अब जैसे VLOOKUP अब तक यूज़ होता था, VLOOKUP की जगह अब यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे XLOOKUP है, उससे भी बहुत बढ़िया फार्मूला है DGET मतलब डेटा सोर्स जनरेट करना है आपको, वो है ना, तो वो हो गया। इसी तरीके से और भी है, XLOOKUP के अलावा आपका HLOOKUP है, VLOOKUP है, इंडेक्स मैच है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। VLOOKUP इजी है, बट उससे इजी XLOOKUP है जो अभी नया आया है लेटेस्ट वर्जन में। XLOOKUP में आपको कुछ सर नहीं मानना, बस 2-3 सिलेक्शन करने और रिजल्ट दे देगा, ठीक है। लुकअप का मतलब होता है ढूंढना, किसी भी चीज़ को ढूंढना। तो अब आपको कोई भी रिजल्ट, किसी पर्टिकुलर डेटा को ढूंढना है तो VLOOKUP यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस हैं, लिमिटेड फंक्शंस हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए कौन कौन से, तो वो सब आपको मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद मैं कुछ इमेजेस और वो सारी शेयर करूंगा आपके साथ में, ठीक है, वो आप देखना उसको। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, स्टॉप कर